आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को आसान भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्ग के लोग, जिसमें स्पेशली कमज़ोर वर्ग के लोग और लो इनकम वाले लोग शामिल हों, उन सभी को वित्तीय सेवाओं और उत्पादों से जोड़ना, वह भी किफ़ायती लागत पर और पारदर्शी तरीके से मुख्य धारा की संस्थाओं के द्वारा। इसे ही हम कहेंगे वित्तीय समावेशन। मुख्य धारा की संस्थाओं में हम कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स को शामिल कर सकते हैं और उनके द्वारा जो भी वित्तीय सेवाएं और उत्पाद अवेलेबल कराए जाते हैं, वह सभी वित्तीय सेवाएं और उत्पाद अगर समाज के सभी वर्गों को तक पहुंच गए किफ़ायती लागत पर, तो हम कह सकते हैं कि वित्तीय समावेशन की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है। अब हम समझते हैं वित्तीय समावेशन को स्टेप बाय स्टेप तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं वित्तीय समावेशन होता क्या है। तो वित्तीय समावेशन की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि समाज के सभी वर्ग के लोग, जिसमें स्पेशली कमज़ोर वर्ग के लोग, लो इनकम वाले लोग, सारे लोग शामिल हो, उन सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने से मतलब है बैंकिंग सेवाएं में लोन, डिपॉजिट, इंश्योरेंस, पेंशन जैसी कई सारी सेवाएं सम्मिलित होती है और ये सारी सेवाएं अगर समाज के सभी वर्ग के लोगों को मिलने लग जाए तो हम कह सकते हैं कि वित्तीय समावेशन की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है। अच्छा, वित्तीय समावेशन में एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं। इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग तो शामिल हैं, लेकिन इसमें दूर दराज के लोगों को भी शामिल जब कर लिया जाए तभी हम वित्तीय समावेशन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। दूर दराज के लोगों से मतलब है मेरा कि कई लोग जो जंगल के क्षेत्रों में रह रहे हैं, जैसे आदिवासी जनजातीय लोग, कई लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएंगे तो कई लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं। ये सब वे लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से कटे छटे हैं। इन लोगों को जब बैंकिंग सेवाओं से जोड़ दिया जाएगा तभी तो हम कह सकते हैं कि वित्तीय समावेशन को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है। अब सवाल ये होता है कि इन लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर क्या फ़ायदा होगा। तो यहीं पर हमारा टॉपिक आता है वित्तीय समावेशन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो वित्तीय समावेशन का सबसे पहला लाभ होता है सुरक्षित बचत का अवसर। जब किसी व्यक्ति का बैंक में खाता खुल जाता है तो खाता खुलने के साथ ही साथ उसमें बचत की प्रवृत्ति आ जाती है। बचत की प्रवृत्ति से तो आती ही आती है और बचत की प्रवृत्ति से क्या होता है कि बैंक के पास भी पैसा आता है और बैंक उसी पैसे के द्वारा दूसरे लोगों को लोन अवेलेबल करा पाता है और लोन अवेलेबल कराने से कहीं ना कहीं देश के आर्थिक विकास का रास्ता भी खुल जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पहले कई सारी ग्रामीण महिलाएं अपने धन को किसी डब्बे में, खाने के डब्बे में इस तरह से छुपा के रखती थी और कई बार ये होता था कि चोरी डकैती के कारण उनका धन उनसे छीन लिया जाता था। लेकिन बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने से ये हो गया है कि कम से कम उनका धन बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही साथ उस धन पर उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा और इंटरेस्ट के साथ साथ उनका धन जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। तो वित्तीय समावेशन का पहला लाभ किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो वो है सुरक्षित बचत का अवसर। दूसरा लाभ है महत्वपूर्ण आसान ऋण की उपलब्धता। बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने पर आपको किफ़ायती लागत पर लोन अवेलेबल होता है और इसके कारण ये होता है कि ग्रामीण व्यक्ति या समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो कि इसके पहले जो बैंकिंग सुविधाओं से नहीं जुड़े हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं जमींदार साहूकारों के पास लोन लेते थे और आपको पता होगा कि ये साहूकार और जमींदार 30-30, 40-40% इंटरेस्ट पर लोन अवेलेबल कराते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि मूलधन से ज़्यादा ब्याज हो जाता है और उसके कारण व्यक्ति लोन के ट्रैप में फंस जाता था। और अभी पिछले सालों में एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में जो मैक्सिमम सुसाइड हुए थे उन सुसाइड में एक बड़ा हिस्सा कर्ज ऋण की जाल में फंसे हुए लोगों का था और उन्होंने ऐसी ऐसी जगह से लोन लिया था जहाँ पर मूलधन से ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट चुका दिया था, जिसके कारण उनका घर, ज़मीन, गाड़ी सब बिक गया था और फिर उसके आखिरी में उनको
उन्होंने अपने जीवन से हार मान ली और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वित्तीय समावेशन से इस तरह की समस्याओं से भी निपटा जा सकता है। तो वित्तीय समावेशन का दूसरा लाभ यह है आसान ऋण की उपलब्धता। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। देखिए, सरकार, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कई सारी योजनाओं के तहत डायरेक्ट अब बैंक खातों में उसका लाभ बेनिफिशियरी को पहुंचा देती है। इसके पहले होता था, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, पहले मनरेगा का जो पैसा आता था वो मजदूर तक सीधा ना पहुंचते हुए मीडिएटर के पास पहुंचता था और मीडिएटर कहीं ना कहीं उसमें से कुछ कमीशन कट कर लेता था। तो हम ये भी कह सकते थे कि 100 रुपये अगर सरकार पहुंचाती थी तो उसका 70-80 पैसा मीडिएटर ले जाते थे और 10-20 पैसा ही बेनिफिशियरी को मिल पाता था। लेकिन अब बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ने से व्यक्ति को यह भी फायदा हुआ है कि अब सरकार के द्वारा जो भी लाभ मिल रहे हैं वो सीधे सीधे उसके बैंक खाते में जमा हो रहे हैं। क्लियर? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अच्छा, इसके द्वारा सरकार को भी गुड गवर्नेंस में काफ़ी सफलता मिली है। सबसे पहले बात अगर देखें गुड गवर्नेंस की, तो गुड गवर्नेंस के तहत क्या है कि जिन व्यक्ति को आप लाभ देना चाह रहे हैं वो सीधा उसी व्यक्ति तक पहुंच रहा है। तो ये सबसे बड़ी गुड गवर्नेंस की भी एक मिसाल है वित्तीय समावेशन। क्लियर? फिर इसके बाद में बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मैं पॉइंट पहले ही बता चुका हूं आपको कि कहीं ना कहीं व्यक्ति बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ने के कारण क्या हो रहा है कि वो गांव के साहूकार, जमींदारों, इन सब के चंगुल से बच गया है और उसके कारण क्या है, कहीं ना कहीं वो अपने आर्थिक निर्णय लेने पर स्वतंत्र हो गया है। उसको अगर कभी शिक्षा के लिए लोन लेना है या किसी अन्य इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में लोन लेना है तो अब उसको साहूकार, जमींदारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि वो सीधा बैंक के पास पहुंच जाता है और वहां से उसको ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो आर्थिक स्वतंत्रता भी इसका एक मेन पॉइंट है वित्तीय समावेशन का। फिर हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन से बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं। देखिए, वित्तीय समावेशन का सबसे सुंदर उदाहरण था जनधन खाता योजना। जनधन खाता के तहत जिन व्यक्तियों के खाते खुले थे उनको अटल पेंशन योजना का लाभ मिला है, उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिला है, उनको जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिला है। तो कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन के द्वारा व्यक्ति को बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी अवेलेबल हो गई है। नेक्स्ट लाभ इसका अगर देखें बेनिफिट, वह है डिजिटल लेन देन की सुविधा है। वित्तीय समावेशन के द्वारा कहीं ना कहीं व्यक्ति का वित्तीय सेवा उत्पादों तक पहुंच बन जाती है और उसी के तहत वो क्या है, डिजिटल लेन देन भी आसानी से कर पाता है। भारत में अगर देखें तो 2016 के बाद से डिजिटल पेमेंट में काफ़ी वृद्धि हुई है। फ़ोन पे, गूगल पे आज देश के अलग अलग कोने में यूज़ किया जा रहा है और इन सभी लेन देन के लिए सबसे मस्त चीज़ क्या है, आपका बैंक में खाता होना ज़रूरी है। और डिजिटल लेन देन से एक तो आपको जेब में पैसे रख के चलने की ज़रूरत नहीं होती है, दूसरी बात आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। तो ये वित्तीय समावेशन का एक लाभ है। अभी हाल ही में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसमें वित्तीय समावेशन की दिशा में आरबीआई ने अभी एक और कदम उठाने जा रहा है। आपने यूएलआई का नाम सुना होगा, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। देखिए, आप जैसे यूपीआई करते हैं ना ट्रांजैक्शन में, अब आरबीआई एक कदम और आगे आ रही है, वो लेके आ रही है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस से होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पर अब लोगों को आसानी से लोन अवेलेबल हो जाएगा, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर, यानी कि किफ़ायती इंटरेस्ट रेट पर। मैंने आपको सुसाइड वाला केस पहले ही बताया कि भारत में बहुत सारे लोग कर्ज के जाल में फंस के जो कई सारे इंस्टेंट लोन अवेलेबल कराते हैं, कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको दिख जाएंगे इस तरह से लोन वाले, उनसे लोन लेना नहीं चाहिए। आरबीआई कई बार लोगों को आगाह करता है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो आसानी से लोन अवेलेबल करा देते हैं, तो लोग उसके जाल में फंसते हैं और कहीं ना कहीं फिर मैंने वही बताया आपको कि उनका गाड़ी, घर, सब कुछ बिक जाता है। तो उन समस्याओं से निजात दिलाने की दिशा में आरबीआई अब एक कदम और आगे बढ़ रहा है और वो लेके आने वाला है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस।
इसके द्वारा देश में लोन लेना भी आसान हो जाएगा और यह भी क्या है, वित्तीय समावेशन की एक अलग अगली स्टेप है। क्लियर? तो आप वित्तीय समावेशन के लाभ में आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को। क्लियर? अब हम आते हैं, भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के संबंध में क्या क्या योजनाएं बनाई। अच्छा, वित्तीय समावेशन के लिए कई सारी सरकारें लगातार काम करती रही है। पास्ट में भी जो सरकारें थी उन्होंने भी काम किया, वर्तमान सरकार मोदी जी की उन्होंने भी वित्तीय समावेशन को एक अपना मिशन बनाया है। इसके तहत अगर हम देखें कौन कौन सी मेन योजना है, तो उसमें है सबसे महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना आपको पता होगा, अब इसके 10 वर्ष हुए हैं। 28 अगस्त 2014 को मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था और 28 अगस्त 2014 यानी कि उस समय मोदी जी जस्ट उन्होंने शपथ ही ली थी मई में, और उसकी सबसे पहली योजनाओं में जैसे स्वच्छता अभियान शामिल है वैसे ही प्रधानमंत्री जन धन योजना, और इसके द्वारा सरकार की कई योजनाओं का लाभ आज सीधे बेनिफिशियरियों के खाते में पहुंच रहा है। चाहे वो उज्ज्वला योजना की स्कीम का लाभ हो, लाडली बहना योजना का लाभ हो, किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये सारे लाभ अब सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहे हैं। अब मीडिएटर्स अलग हट गए हैं और कहीं ना कहीं करप्शन में भी इससे एक तरह से रोकथाम हुई है और लोगों के जीवन स्तर के सुधार में भी प्रधानमंत्री जन धन योजना का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जन धन योजना में कई लोगों को इसलिए भी फ़ायदा हो पाया क्योंकि इसमें देखिए, एक तो खाता खुलवाना आसान है, दूसरा इसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस, जनरली क्या होता है कि बहुत सारे बैंकों में मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन करना रहता है, तो इसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है, इसमें जीरो मेंटेनेंस चार्ज रखा गया है और इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र के लोग और दूर दराज के क्षेत्र के लोग भी इस योजना के तहत अपना खाता खुलवा चुके हैं। अभी हाल ही में 2024-25 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने यह लक्ष्य रखा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 3 करोड़ खातों को खुलवाने का अभी लक्ष्य रखा गया है और जिस समय सभी लोग बैंकिंग खातों से जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम बोल सकेंगे कि भारत एक तरह से 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन के रास्ते पर आ गया है। क्लियर? फिर हम बात करें दूसरी, ये तो हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात कर ली है। सेकेंड अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक तरह से बीमा आपको दुर्घटना कवरेज देती है। किसी भी दुर्घटना हो गई है, विकलांग हो गया है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज देती है। मृत्यु होने पर आपके जो आश्रित लोग हैं उनके को फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान कराती है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फिर वहीं बात करें अटल पेंशन योजना, ये भी एक वित्तीय समावेशन से संबंधित योजना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। ये लड़कियों की से संबंधित है, बालिकाओं से संबंधित एक इन्वेस्टमेंट योजना है जो कि पोस्ट ऑफिस से संचालित होती है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अलावा हम वित्तीय समावेशन की योजना में मुद्रा योजना को भी काउंट कर सकते हैं। देखिए, अगर एग्जाम में कभी वित्तीय समावेशन और उससे संबंधित योजनाओं की केस स्टडी पूछी जाए तो आपको तो बस केवल ये याद रखना कि सरकार की कौन सी पर्टिकुलर योजना वित्तीय सेवाएं और उत्पाद अवेलेबल करा रही है। वित्तीय सेवाओं में मैंने बता ही चुका हूँ आपको, लोन देना, इंश्योरेंस, बीमा, ये पेंशन, ये सब क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। और जो भी योजना इन चीज़ों को अवेलेबल करा रही है तो हम कह सकते हैं कि वह सभी योजनाएं वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को समर्पित है। क्लियर? यहाँ पर यह कंसेप्ट जरूर ध्यान में रखना। क्लियर? अब हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन का भविष्य। तो वित्तीय समावेशन के भविष्य और इसके कुछ चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ एक कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। आरबीआई के द्वारा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी किया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई के द्वारा 3 पैरामीटर पे बनता है। 3 पैरामीटर कौन सा है? एक है एक्सेस, दूसरा है आपका यूजेस और तीसरा है क्वालिटी।
एक्सेस का मतलब है पहुंच, यूजेस का मतलब है उपयोग, कि वित्तीय सेवाओं और उत्पादों का कितना लोग यूज़ कर रहे हैं। क्वालिटी का मतलब है कि वित्तीय सेवाओं और उत्पाद जो अवेलेबल कराए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। क्लियर। अब हम यहाँ पर बात करें तो आरबीआई इन 3 पैरामीटर पर, एक्सेस, यूजेस और क्वालिटी पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी करता है, और इसमें 0 से लेकर 100 तक का स्केल रखा गया है। अगर हम वर्तमान में देखें तो भारत कि अभी आरबीआई ने जो गणना करी है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में वैल्यू अभी करंट ईयर की आई है 64.2। ये भी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करंट ईयर में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में भारत के पॉइंट कितने हैं अभी आरबीआई के अकॉर्डिंग 64.2। इसके पहले ये वैल्यू 60 थी। तो इसका मतलब ये है कि भारत धीरे 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 करके फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, और एक लक्ष्य, मैक्सिमम लक्ष्य क्या है, 100। जिस दिन 100 तक भारत पहुंच जाएगा तो हम कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्ग के लोग फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स से जुड़ गए हैं, और देश में पूरी तरह से आर्थिक समानता की स्थिति प्राप्त कर ली गई है। क्लियर। अभी हालांकि वो उस स्थिति में नहीं आए, अभी 64.2 है। क्लियर। अब हम देखें तो उसमें चैलेंजेस क्या है। देखिए चैलेंजेस ये है कि अगर हमने बात करी कि लोगों का खाता तो खुलवा दिया प्रधानमंत्री जनधन योजना में, अब प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता तो खोल दिया है, खाते में सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी कर दिया है योजनाओं के तहत, उसके अकाउंट में पैसा भी आ गया है, रुपए कार्ड, आपने डेबिट कार्ड भी उसको फ्री में अवेलेबल करा दिया है। लेकिन डेबिट कार्ड से पैसा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एटीएम मशीन। तो कई सारे क्षेत्रों में एटीएम मशीन अवेलेबल नहीं है, ये एक पहला चैलेंज है। तो सरकार को सबसे पहला कदम ये उठाना है कि दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं खोलना है। दूसरी बात, कई लोग के अकाउंट में पैसा तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वित्तीय जागरूकता की उनमें कमी है। उनको, कई लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरह से ऑपरेट करना है उसकी जानकारी नहीं है। तो और उसका कहीं ना कहीं लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, और उसमें भी एक अलग तरीके का करप्शन होने लग गया है आजकल। तो यहाँ पर ये भी बात है सरकार के सामने चैलेंज, कि भारत में चूंकि लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, वित्तीय जागरूकता की तो और ज़्यादा कमी है। तो सरकार को बैंक मित्र के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोग या ऐसे कमज़ोर लोग जो कि वित्तीय जागरूकता की उनमें, जिनमें बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, उनमें वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए, जिससे वो बैंकिंग लेन देन आसानी से और समझदारी से कर सकें। तो ये एक और चैलेंज है। इसके बाद में अगर हम देखें भविष्य के बारे में बात करें, तो भविष्य में देखें तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होते जा रहा है, उस तरह से एक समय हम ये कह सकते हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है आज की तारीख में, और बैंकिंग सिस्टम में जिस तरह से कोर बैंकिंग में एक बड़ा पैमाने पर काम हुआ है, यूपीआई ट्रांजैक्शन जिस तरह से बढ़ा है, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये 64 से 100 तक का रास्ता हम कुछ ही वर्षों में हासिल कर लेंगे। और जैसे जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकी, मोबाइल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता जाएगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उतना आसान होते जाएगा। ठीक है। फिर दूसरी बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही होगी, और वित्तीय साक्षरता, इनके बारे में मैं आपसे बात कर ही चुका हूं कि बैंक मित्र और ये सारे ये बैंक मित्रों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस जिस दिन बढ़ने लग जाएगी, उसी दिन हम कहेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के रास्ते पे देश आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का कंप्लीट कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा है। हम आने वाले वीडियो में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री के जो कंसेप्चुअल टॉपिक रहेंगे उसके वीडियो आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। अगर आपके कोई डाउट है या कोई टॉपिक आपको टफ लगता है, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उस टॉपिक पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
यहीं पर लेक्चर अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.